कुछ देर बाद मिस्टर साय उनके शौक की सबसे बेस्ट ड्रेस लेकर आते हैं और आदित्य को ड्रेस दिखाते हुए उससे कहते हैं, सर देखिए, ये हमारे शॉप की सबसे बेस्ट और ब्यूटीफुल ड्रेस है। उसका ये एक ही पीस है और मुझे नहीं लगता कि इसका दूसरा और सेम पीस आपको कहीं और मिलेगा। आदित्य उस ड्रेस को देखता है और साथ में हूर की भी नज़र उस ड्रेस में पड़ती है। उस ड्रेस को देखते ही हूर की आंखें फटी की फटी और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह असल में डार्क रेड कलर का एक बैकलेस गाउन था जिसकी लेंथ फ्लोर तक थी। वो गाउन इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि उसको देखते ही हूर का उस पर दिल सा आ गया था। तभी आदित्य एक नज़र उस गाउन को देखता है और फिर हूर की तरफ देखता है। उसे हूर की आंखों में उस गाउन को पहनने की इच्छा दिखती है। तभी आदित्य हूर की तरफ देखता है और फिर उसके गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, जाइए एंजल, इसे ट्राई करके आइए, हमें आपकी फिटिंग भी तो देखनी है ना। हूर बस अपनी पलकें झपका देती है, पर तभी उसकी नज़र उस गाउन में लगे प्राइस टैग पर पड़ती है जिसमें इसका प्राइस था। जैसे ही हूर उस गाउन का प्राइस देखती है, एक पल के लिए तो उसका दिल धड़कना ही बंद हो जाता है। तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी एक शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ उससे कहती है, अदू, ये गाउन तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मैं इतना महंगा ड्रेस नहीं ले सकती हूँ। तभी हूँ मिस्टर सहाय की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, आप ये गाउन ले जाइए और इसके बदले कोई नॉर्मल और कम एक्सपेंसिव ड्रेस को दिखाइए। तभी मिस्टर साय आदित्य की तरफ देखते हैं और आदित्य उनसे कहता है, गिव मी दिस गाउन। मिस्टर सहाय आदित्य को गाउन देते हैं। तभी आदित्य हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मैं ये आपके लिए ले रहा हूँ और मुझे पूरा हक है आपको स्पॉइल करने का, आपके ऊपर अपने पैसे उड़ाने का। मुझे आप अपने खुद के ऊपर ज़्यादा मनी स्पेंड कहाँ ही करने देते हो एंजल। और रही बात इस गाउन की, तो आप चुपचाप जाओ और इसे ट्राई करके आओ। मैं अभी आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। गो। आदित्य के डोमिनेटिंग नेचर को जानते हुए हूर को एक बात तो पता थी कि आदित्य उसकी बात नहीं सुनेगा, तो आगे कोई भी बहस करने से अच्छा हूर वो गाउन लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। इधर मिस्टर साय और कुछ सेल्स बॉय से कहता है, जब तक वो चेंज करके आती है तब तक मुझे कुछ लेडी वियर और नाइट वियर दिखाओ और उसका मटेरियल सॉफ्ट होना चाहिए। आदित्य के कहे के मुताबिक वो लोग उसे हूर के लिए कुछ बेस्ट मटेरियल वाले डेली वियर और नाइट वियर दिखाते हैं, तो आदित्य उनमें से कुछ अच्छे वाले साइड में करके रखता है, क्योंकि लास्ट डिसीजन तो उसकी एंजल का ही होगा ना। कुछ देर में हूर उस गाउन को पहनकर बाहर आती है। जैसे ही आदित्य का ध्यान हूर पर पड़ता है, उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आती है
आदित्य ऊपर से नीचे तक हूर को देखता है, पर अपनी गंदी नज़रों से या गंदे इरादों से नहीं। वो तो हूर को ऊपर से नीचे तक इसलिए देखता है ताकि उसे समझ आए कि ये गाउन हूर पर ठीक से बैठा है या फिर नहीं। वो गाउन हूर के ही साइज का था और वो हूर के स्लिम बॉडी पर एकदम परफेक्टली फिट हो रहा था। एक बार पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद आदित्य हूर के पास आता है और फिर उसकी ओर देखते हुए उससे कहता है, आप तो इस ड्रेस में बहुत ही प्यारे और हॉट और सेक्सी। ये हॉट और सेक्सी आदित्य तो हूर के कान में कहता है, लग रहे हो। उसकी फिटिंग भी आपके ऊपर बहुत ही अच्छी बैठी है, तो मैं इसे फाइनल कर दूं एंजल। तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अदू ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा महंगी है। हम कोई दूसरी ड्रेस देखते हैं ना। आप मेरी एक ड्रेस के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हो। आपने उन पैसों के लिए दिन रात काम किया है और मैं इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकती ना, प्लीज़। हूर की बात सुनकर आदित्य के दिल में उसके लिए और प्यार बढ़ गया था। तभी आदित्य हूर के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उससे कहता है, एंजल आप बस ये एक ले लो। इसके बाद मैं आपको कोई भी एक्सपेंसिव ड्रेस लेने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। ये गाउन सच में आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो प्लीज़ आप इसे रख लो मेरे लिए। आदित्य की रिक्वेस्ट को मानते हुए हूर अपना सिर हिला लेती है और आदित्य उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, थैंक यू एंजल। अच्छा आप जल्दी से चेंज करके आओ। मैंने आपके लिए यहाँ कुछ डेली वियर और नाइट वियर देखे हैं, तो आपको उनमें से कुछ सिलेक्ट करना है। आदित्य की बातों को सुनकर हूर एक छोटा सा ओके कहते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद हूर अपनी ड्रेस चेंज करके आती है और फिर वह आदित्य ने जो सिलेक्ट किए हुए ड्रेस में से कुछ को वह फाइनल करती है। सब ड्रेस को पैक करके उनका बिल पे करने के बाद वो दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर आयु ने उन्हें आने के लिए बोला था। आयु और निशा को देखते ही हूर आयु की तरफ भागती है और आयु से हक करता है। तभी आदित्य हूर के पीछे से आता है। इस वक्त उन चारों के शॉपिंग बैग आदित्य के गार्ड ने पहले ही उनकी गाड़ी में रखवा दिए थे। तभी आयु हूर के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर निशा से कहता है, निशा लगता है हमारे रैबिट ने यहाँ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। देखो तो कितनी खुश है ये। निशा भी आयु की बातों से सहमत होते हुए आयु से कहती है, पर तभी आयु निशा की तरफ देखता है और वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी आयु निशा का हाथ पकड़ते हुए आदित्य और हूर की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, अदू रैबिट हम दोनों को आपसे कुछ कहना है, कुछ बताना है कि। तभी हूर आयु की बात को बीच में ही काटते हुए अपनी बड़ी बड़ी आँखों से पहले उन दोनों की तरफ देखती है और फिर उनके हाथों की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, यू बोथ आर यू टुगेदर। हूर का सवाल सुनकर
आदित्य भी अपनी तेज आंखों से आयु और निशा की तरफ देखता है। तभी आयु और निशा दोनों ही उन दोनों स्पेशली हूर की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, यस वी आर टुगेदर नाउ। उन दोनों की बातों को सुनते ही हूर का हाथ उसके मुंह की तरफ बढ़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य तो बस आयु और निशा की तरफ ही देख रहा होता है। अगले ही पल हूर किसी रेली रैबिट की तरह अपनी जगह पर ही उछलने लगती है और उसे ऐसे देखकर उन तीनों के चेहरे पर एकदम स्माइल आ जाती है। तभी हूर अपना उछलना बंद करते हुए उन दोनों को साथ में हक करती है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ उन दोनों से कहती है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू बोथ। या फाइनली थैंक यू फॉर भैयू एंड दीदू। तभी वो दोनों हूर को इतना एक्साइटेड देखकर हंसने लगते हैं और आयु हूर की नाक को खींचते हुए उससे कहता है, शैतान, आपको पता था कि निशा मुझसे प्यार करती है और आप हम दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, हाँ? तभी हूर आयु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हाँ, क्योंकि दीव सच में आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं और वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। मैं नहीं चाहती ना कि कोई भी ऐसी वैसी लड़की मेरे भैयू की लाइफ में आए और उनकी लाइफ को पूरी तरह से ख़राब कर दे। तो आपके लिए सबसे बेस्ट लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी थी और देखो मैंने आपका काम पूरा कर दिया। पर अभी भी मेरे बिग भी बचे हैं ना। तभी निशा हूर को अपनी बाहों में लेते हुए उससे कहती है, प्रिंसेस युवराज, भाई के लिए लड़की आप अकेले नहीं ढूंढोगे, अभी तो मैं भी हूँ ना। तो हम दोनों बहनें मिलकर उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर और अपने लिए एक बेस्ट भाभी ढूंढेंगे। तब तक के लिए किसी भी ऐसी वैसी चुड़ैल को उनके आसपास भटकने भी नहीं देंगे। निशा की बात सुनकर हूर उसे अपनी स्माइल देती है। तभी आदित्य आयु को हक करते हुए उससे कहता है, कंग्रेचुलेशन भाई, और निशा तुम्हें भी। माना कि अभी तुम्हारी भाई के साथ शादी या फिर इंगेजमेंट नहीं हुई है, पर बहुत जल्द हो जाएगी, तो वेलकम टू आवर फैमिली। इतना कहकर आदित्य निशा के सर पर अपना हाथ रखता है। तभी निशा भी अपना सिर हिलाते हुए आदित्य से कहती है, थैंक यू सो मच भाई, और मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को अपनी वजह से कभी भी डिसपॉइंट ना करूँ। आदित्य बस अपना सिर हिला देता है और तभी हूर आदित्य और उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, हमें ये इतनी अच्छी और बड़ी गुड न्यूज़ तो बिग बॉस को भी तो बतानी होगी ना। और ये सुनते ही बहुत ही खुश हो जाएंगे वो। हूर की बातों से तो वो सब सहमत थे, पर तभी उन्हें हूर के पेट पर आवाज़ आती है, जिसे सुनते ही उन तीनों की तो हंसी छूट जाती है। हूर उनको ऐसे हंसते हुए देखकर अपना पाउच बनाती है और अपनी आँखों को टिमटिमाते हुए उनसे कहती है, आप तीनों ऐसे हंसो मत,
मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ खिलाने के बदले ऐसे हंस रहे हो। मैं आप तीनों की कंप्लेन बिग बी से कर दूंगी और फिर वो आप तीनों से निपटेंगे। तभी आदित्य हूर को अपनी तरफ खींचता है और उसके फूले हुए गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, वी आर सॉरी एंजल। अभी चलिए सबसे पहले आपके और साथ साथ में हमारे भी पेट को भरते हैं और फिर घर चलेंगे। तभी आयु आदित्य की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, चल किसी अच्छे से होटल में चलते हैं क्योंकि मुझे यहाँ का फास्ट फूड नहीं खाना है आज। आदित्य की बातों को आयु की बात से सहमति में हाँ भरता है। तभी आयु और आदित्य दोनों ही अपनी अपनी गर्ल्स का हाथ पकड़ते हैं और फिर मॉल से बाहर की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग उस होटल में पहुंचते हैं और बस वीआईपी एरिया की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। आदित्य और आयु आपस में बात कर ही रहे थे तो वहीं हूर भी निशा के साथ बातों में बिजी थी। तभी वो चारों वीआईपी एरिया में आते हैं। तभी अचानक से हूर का ध्यान किसी पर पड़ता है। वो तीनों हूर की तरफ उनसे देखते हुए कहते हैं, आदू दीदू भैयू देखो बिग बी। हूर की बात सुनकर वो तीनों भी उस तरफ देखते हैं जहाँ इस वक्त यूवी बैठा हुआ था। यूवी इस वक्त उसके टू टैक्सो में था और उसके साथ वहाँ एक मिडिल एज आदमी ही था। उसकी उम्र यूवी की जितनी ही होगी। वहाँ का माहौल देखते ही आयु और आदित्य समझ जाते हैं कि यूवी यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। तब आयु हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, रैबिट भाई यहाँ बिजनेस रिलेटेड वर्क से आए हैं तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके। हूर आयु की बात को समझते हुए हाँ में सिर हिला देती है। तभी वो चारों भी एक कॉर्नर में जाकर वहाँ मौजूद एक टेबल पर बैठ जाते हैं और वो टेबल यूवी के टेबल के बिल्कुल बाजू में था। वैसे अभी तक यूवी का ध्यान उन पर नहीं गया था और वो उनकी तरफ पीठ किए हुए ही बैठा था। उसे पता भी नहीं था कि उनके पीछे वाली टेबल पर कौन बैठा है। वो चारों अभी जिस टेबल पे बैठे थे वहाँ से उन्हें यूवी के टेबल पर क्या हो रहा है ये सब कुछ दिखाई दे रहा था और उन्हें सुनाई भी दे रहा था।